Good morning students, this is Riya Dikshit and welcome to our YouTube channel which is सैनिक डिफेंस एकेडमी। तो चलिए आज का हमारा साइंस का सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको 5 सेट्स करवा दिए हैं, अभी तक हमारे टोटल साइंस में 5 सेट कंप्लीट हो गए हैं और आज हम राम सिंह यादव की बुक है उसका सेट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। सेट नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? जिसे चाकू से काटा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो जो भी नरम धातु आती है ना, जैसे कि सोडियम है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये इतनी नरम धातु होती है ना कि हम इन्हें बिल्कुल ही आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? तो याद रखना है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी कैरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल यानी कैरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है ना, ये हवा में ऑक्सीजन और वाष्प के साथ बहुत जल्दी जल उठती है। मतलब ये हवा के साथ बहुत ही जल्दी प्रतिक्रिया कर लेती है, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल यानी कि कैरोसिन में रखा जाता है। और ये सारी धातु, जितनी भी धातु के मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सारी धातु इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें बिल्कुल ही आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है? चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है? किस परजीवी के काटने से होता है? चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है? और यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर, मॉस्क्यूटो यानी मच्छर। सेकंड बी नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर का ऑप्शन है स्वाइन। सी में हमें दिया हुआ है बैक्टीरिया। और डी हम ले लेते हैं चूहा। डी नंबर का ऑप्शन हम ले लेते हैं चूहा। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि चिकनगुनिया, हम सबको पता है चिकनगुनिया एक बीमारी है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये एक बीमारी है। अब ये पूछा गया है कि ये किस परजीवी के काटने से, मतलब इनमें से कौन सा परजीवी हमको काटता है तो हमें चिकनगुनिया होता है। तो देखिए इसका आंसर आएगा मच्छर। मच्छर के काटने से ही चिकनगुनिया होता है। अब यहाँ से ना मच्छर से एक और क्वेश्चन आता है कि मलेरिया जो है ना, मलेरिया रोग वो किस मच्छर से फैलता है? मलेरिया जो रोग है ना वो किस मच्छर से फैलता है? तो मलेरिया रोग जिस मच्छर के काटने से फैलता है उस मच्छर का नाम है मादा एनाफिल्स। मादा एनाफिल्स। तो आपको साथ में ये नाम भी याद रखना है कि चिकनगुनिया है वो मच्छर के कारण होता है और मलेरिया है वो भी मच्छर के कारण होता है। लेकिन मलेरिया जो है ना, ये किस मच्छर के कारण होता है? तो इसका आंसर आएगा मादा एनाफिल्स। मादा एनाफिल्स नाम के मच्छर से मलेरिया नामक रोग फैलता है। चलिए अब आगे देखते हैं आज का सेट का थर्ड नंबर का क्वेश्चन।
3rd नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? हम सबको पता है फलों का भी राजा होता है, तो वैसे ही रसायनों का भी एक राजा होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिया हुआ है HCl, बी में है H2SO4, सी में दिया हुआ है सी नंबर के ऑप्शन में H2O, और ऑप्शन डी में दिया है D2O। ठीक है, एक बार मैं वापस क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो देखिए ये पहला जो है ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड जो है ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। अब इसमें क्या होता है, रसायनों का राजा जो है ना, इस सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहा जाता है। जितने भी रसायन होते हैं उन सबका प्रमुख यानी राजा कौन होता है, तो H2SO4 होता है, जिसे हिंदी में या फिर इसका अन्य नाम देखा जाए तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद ये जो है ये है H2O, ये पानी का सूत्र है, यदि आपको पानी का सूत्र पूछा जाता तो H2O होता, और ये D2O है, ये हैवी वाटर का सूत्र है, हैवी वाटर यानी भारी जल, वो हैवी वाटर का सूत्र है, और इसका जो नाम है वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O का फुल फॉर्म होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसे हिंदी में भारी जल कहा जाता है और इंग्लिश में हैवी वाटर कहा जाता है। यदि आपको पानी का सूत्र या वाटर का फॉर्मूला पूछा जाए तो उसका आंसर आएगा H2O, और यदि आपको पूछा जाता है कि रसायनों का राजा कौन है तो H2SO4, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, और HCl का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, अनाज के फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि बताएं। अनाज के फफूंद को, अनाज के फफूंद को, अनाज के फफूंद को दूर करने की, अनाज के फफूंद को दूर करने, अनाज के फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि बताएं। अब हम सभी को पता है कि अनाज को हम बहुत टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो उसमें फफूंद लग जाएंगे, फंगस लग जाएंगे, यानी कि वो खराब हो जाएगा। आपने ब्रेड पे देखा है ना, कुछ उसको हम बहुत टाइम तक छोड़ देते हैं और ब्रेड खराब हो जाता है, तो वो किसकी वजह से खराब होता है, फंगस की वजह से, यानी फफूंद की वजह से। तो अनाज के फफूंद को दूर करने की जो सर्वोत्तम विधि है उस विधि का नाम है प्रोपायोनिक, उस विधि का नाम है प्रोपायोनिक विधि, प्रोपायोनिक विधि। प्रोपायोनिक विधि द्वारा ही अनाज में फंगस लगता है ना, तो इस विधि द्वारा ही इस फंगस को यानी फफूंद को दूर किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कॉलेरा हैजा किसके कारण होता है। कॉलेरा का ही अन्य नाम है हैजा, कॉलेरा का ही अन्य नाम दिया गया है हैजा। तो कॉलेरा या फिर हैजा किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। और यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन में दिया है स्वाइन, चिकन, बैक्टीरिया या फिर वायरस। ऑप्शन में दिया हुआ है स्वाइन, चिकन, बैक्टीरिया या फिर वायरस। तो याद रखना है कि कॉलेरा या फिर हैजा ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया
कॉलेरा या फिर हैजा ये बैक्टीरिया के कारण होता है। मैं एक बार वापस इसको इरेज करके लिख देती हूँ। कॉलेरा या फिर हैजा जो है ये बैक्टीरिया के कारण फैलता है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन में वायरस दिया था, तो वायरस के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, तो वायरस के कारण रेबीज होता है, हेपेटाइटिस होता है ना, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस और पीलिया तीनों एक ही नाम है, मैंने आपको बताया था। और बहुत सारे रोग होते हैं वायरस के कारण, लेकिन यहाँ पे हमको कॉलेरा और हैजा पूछा था, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। यदि आपको टीबी भी दिया होता ना, ट्यूबरक्लोसिस, तो वो भी किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कॉलेरा या फिर हैजे की टीके की खोज किसने की थी। कॉलेरा या फिर हैजे की टीके की खोज किसने की थी, तो उनका नाम था रॉबर्ट कोच। उन वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, कॉलेरा या फिर हैजे की टीके की खोज की थी। चलिए देखते हैं आज का हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। सिक्स नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र बताएं। हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र बताएं। हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र बताएं। और यहाँ पे हमको ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है H2, बी में दिया हुआ है O2, सी में दिया हुआ है N2 और डी में दिया हुआ है CO2। एक बार वापस मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र बताएं। तो ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है H2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है O2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है N2 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है CO2। तो आप सभी को ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि H2 है ना, ये हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र है, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि आपको ऑक्सीजन पूछा होता तो O2 आता, नाइट्रोजन का यहाँ पे पूछा होता तो N2 आता और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा होता तो CO2 आता। यानी आपको ये सारे याद रखने हैं। H2 जो है ये हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र है, यदि O2 पूछा जाता है तो ये ऑक्सीजन का है, और नाइट्रोजन का पूछा जाता है तो N2 और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाता है तो CO2। चलिए आगे देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहरीली गैस है, निम्नलिखित में से कौन जहरीली गैस है। जहरीली गैस, यहाँ पे हमको पूछा गया है कि जहरीली गैस कौन सी है। और ऑप्शंस में हमको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए में दिया है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है मीथेन और डी में दिया हुआ है ओजोन, डी में दिया हुआ है ओजोन। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि जहरीली गैस कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जहरीली है। तो देखिए पहला जो है ना ये है नाइट्रस ऑक्साइड, पहला जो लिखा हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड। और मैंने आपको काफ़ी पहले सेट्स में भी, सेट 1, 2 सब में लगभग बता ही रखा है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना वो होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो N2O होता है और इसी को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, इसी को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहा जाता है और यदि उसका सूत्र देखें तो आंसर आएगा N2O। आगे जो नेक्स्ट दिया है वो दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर
डाई ऑक्साइड, है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर यही आएगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, ये गैस जो होती है वो जहरीली होती है, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड दिया हुआ है मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और इसे ही मार्स गैस भी कहा जाता है, इसे ही मार्स गैस भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यदि पूछ लिया जाए कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है तो CH4 यानी कि मीथेन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जहरीली गैस है, SO2 इसका सूत्र होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ओजोन की। तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है O3। O3 जो है ये ओजोन का रासायनिक सूत्र है। O2 दिया हो तो वो ऑक्सीजन है और यदि आपको ओजोन दिया है तो उसका आंसर आएगा O3। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। एट्थ नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया, पीलिया शरीर के किस अंग को, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? प्रभावित करता है। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं यकृत, गुर्दा, फेफड़ा या फिर तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन दिया हुआ है यकृत, ऑप्शन बी में दिया है गुर्दा यानी गुर्दा का मतलब किडनी होता है। सी नंबर दिया है फेफड़ा, फेफड़ा यानी लंग्स। और डी ऑप्शन देखिए तो डी दिया है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, पीलिया शरीर के किस अंग को, हमको कोई भी रोग होता है ना तो वो हमारे किसी ना किसी शरीर के अंग को प्रभावित करता ही है। जैसे टीबी है तो वो फेफड़े को प्रभावित करता है, तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं। पोलियो है तो वो तंत्रिका तंत्र को करता है, लेकिन यहाँ पे आपको पीलिया पूछा है तो सबसे पहले मैं आपको पीलिया का अन्य नाम बता दूँ। तो पीलिया का अन्य नाम होता है जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, एग्जाम में वो तीनों नाम में से कोई भी एक नाम दे सकते हैं। पीलिया, जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस, ये तीनों एक ही नाम होते हैं। अभी हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो ये है यकृत, यकृत का मतलब ही लीवर होता है। और ये गुर्दा दिया है, गुर्दा का मतलब किडनी होता है। सी है ये फेफड़ा दिया है जिसका मतलब इंग्लिश में लंग्स होता है। और डी देखिए यानी तंत्रिका तंत्र जिसको इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन ए यकृत यानी लीवर। पीलिया जो है ना वो हमारे लीवर को या फिर यकृत को प्रभावित करता है। यदि आपको टीबी दिया होता तो हमारा आंसर आता फेफड़ा, या टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस दिया होता है, टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस दिया होता तो हमारा आंसर आता फेफड़ा। और यदि आपको पीलिया ना दे के पोलियो दिया होता तो आपका आंसर आता तंत्रिका तंत्र। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बताएं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बताएं। आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला पूछा गया है। तो देखिए पहले एक बार ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। HCl, HCl, H2SO4,
सी में CO2 और डी में ले लेते हैं नन। देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा कि H2SO4 है ना, इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे तो हाइड्रोक्लोरिक दिया है, मतलब ये कैंसिल हो गया। बट इससे भी आपको याद रखना है कि इसे रसायनों का राजा कहा जाता है, रसायनों का राजा। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। सेकेंड हमको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अब तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है HCl, है ना, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हमारा यहाँ पे 9 क्वेश्चन में A नंबर का ऑप्शन जो है वो राइट हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होगा HCl। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टेन नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? कंकाल की आयु का पता, कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? किस विधि से लगाया जाता है? कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? तो इसकी जो विधि है ना, उस विधि का नाम है कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड, यानी कोई भी कंकाल है, स्केलेटन है, तो उसका जो उम्र है ना, उसकी जो आयु है ना, वो कितने साल पुराना है, उसका पता एक विधि द्वारा लगाया जाता है और उस विधि को ही कहा जाता है कार्बन डेटिंग मेथड। उस विधि का ही नाम होता है कार्बन डेटिंग मेथड, जिसके द्वारा आप किसी भी कंकाल की आयु का पता लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन। 11th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य का SI इकाई बताएं। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक बताएं। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक बताएं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक बताएं। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि आपको SI मात्रक बताना है, तो आप सभी को याद रखना है कि तरंग दैर्घ्य का जो SI मात्रक होता है वो होता है मीटर। तरंग दैर्घ्य का जो SI मात्रक होता है वो होता है मीटर, और उसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। मीटर को हमेशा स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, जो तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक होता है। आगे देखते हैं 12th नंबर का क्वेश्चन। 12th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कोल गैस किसका मिश्रण है? 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 ऑप्शंस में यहाँ पे हमको दिए हैं, चलिए हम बिना ऑप्शन के देख लेते हैं। कोल गैस जो है वो है हाइड्रोजन, कोल गैस हाइड्रोजन। सेकंड है मीथेन, और थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, मीथेन का हमने देखा CH4, और हाइड्रोजन का होता है H2। मतलब ये इसका राइट आंसर है।
कूल गैस जो है ना वो इन 3 गैसों का मिश्रण है। पहली गैस है हाइड्रोजन, दूसरी है मीथेन और तीसरी है कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब हम इन 3 गैसों को मिलाते हैं तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? कोल गैस प्राप्त होती है। अब वहाँ पे आपको ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक दिया होगा, तो जो भी इन तीनों में से एक दिया होगा वो आपका राइट आंसर होगा। या हाइड्रोजन दिया होगा, या फिर मीथेन होगा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। आप सबको कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र याद रखना है, CO। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन्थ नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो देखिए, जब भी सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात की जाए ना तो बैंगनी रंग आएगा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो बैंगनी रंग आएगा। लेकिन यदि आपको यहाँ पे कम की जगह अधिक पूछा होता, यहाँ पे कम की जगह अधिक पूछा होता तो आपका आंसर लाल आता। जो बैंगनी रंग की प्रकाश होती है ना, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम यानी बहुत ही कम होता है, और जो लाल रंग की प्रकाश होती है उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो अधिक होता है। इसलिए हमको अंधेरे में भी लाल रंग जो है ना वो बहुत आसानी से दिखाई देता है। आपने देखा होगा जितनी भी डेंजर चीज़ें होती हैं, खतरे वाली चीज़ें होती हैं, उन सब में है ना लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य है ना वो अधिक है। तो ये तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण ये हमको अंधेरे में भी या फिर ऐसे ही बहुत दूर तक भी दिखाई देती है। यदि यहाँ पे आपको पूछा होता कि सबसे अधिक अपवर्तन किसका होता है, किस रंग की प्रकाश का होता है, सबसे अधिक परावर्तन किस प्रकाश की रंग का होता है, या फिर अगर प्रकीर्णन भी पूछा होता तो उन सब में आपका आंसर बैंगनी आता। लेकिन आपको जब पूछा जाता है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य, तो कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी, अधिक में आएगा आपका लाल। अधिक में क्या आएगा? लाल आएगा। चलिए 14th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता, सबसे अधिक भेदन क्षमता, सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? किस किरण की होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? तो मैंने आपको बताया था जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ना, उनमें से 3 अदृश्य किरणें निकलती हैं। पहली होती है अल्फा, दूसरी होती है बीटा और तीसरी होती है गामा। तो वो जो गामा किरणें होती हैं ना, जो रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से निकलती हैं, गामा किरणें जो रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से निकलती हैं, सबसे अधिक भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का मतलब होता है फोड़ना, किसी भी चीज़ को फोड़ना, भेदना। तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वो गामा किरणों की होती है। और यदि आपको सबसे अधिक की जगह कम पूछ लिया होता तो आपका आंसर आता अल्फा। यानी सबसे कम भेदन क्षमता होती है अल्फा की और सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। यहाँ पे यदि भेदन की जगह आयनन पूछा होता कि सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है, तो सबसे अधिक आयनन क्षमता होती है अल्फा की, क्योंकि हमको पता है अल्फा जो है ना वो धन आवेशित होता है। अल्फा जो है वो धन आवेशित होता है। यदि बीटा की बात करूँ तो बीटा ऋण आवेशित होता है। और गामा की बात करें तो गामा जो है ना ये उदासीन किरण है, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता, ना ही ये पॉजिटिव होती है और ना ही ये नेगेटिव होती है, मतलब कि न्यूट्रल रहती है। चलिए आज का 15th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो आपका होमवर्क होने वाला है, और आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
15th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क यानी कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में लेते हैं केंद्रक, ऑप्शन बी है गोल्जी काय, ऑप्शन सी में ले लेते हैं रसधानी और ऑप्शन डी ले लेते हैं कोशिका भित्ति। क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि कोशिका का मस्तिष्क यानी कोशिका का दिमाग, ब्रेन किसे कहा जाता है? और ऑप्शंस ए में है केंद्रक, बी में है गोल्जी काय, सी में दिया है रसधानी और डी में दिया है कोशिका भित्ति। तो ये जो 15th नंबर का क्वेश्चन है, आप सबको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है और ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके और पार्ट्स दिए गए हैं। आज मैंने सेट 6 करवाया है, सेट 5 मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो आप वो पीछे की वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल यानी सैनिक डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।